हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीए का अगला टॉपिक, जिसका नेम है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं और इन्हें मान्यता कैसे मिलती है और इन्हें मान्यता कौन देता है। तो आपको ये सब क्वेश्चन सबसे पहले पता होना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि ये पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, जीके का या किसी भी सब्जेक्ट का, कि ये होता क्या है। सबसे पहले जब आपको उसके बारे में जानकारी होगी तभी आप उसके बारे में स्टडी करना सही है आपका। वरना अगर आपने ऐसे ही पढ़ लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उससे आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे सही से अटैम्प्ट। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है। तो दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो साइट होती हैं जैसे कोई किला हो गया, जैसे कोई इमारत हो गई या कोई किला हो गया। तो दोस्तों मान लो वो बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे बहुत कहानियाँ जुड़ी हैं, बहुत रहस्यमयी है, या ऐसा कोई एलिमेंट है जो उसे सब चीज़ों से अलग बनाता है, मतलब सब किलों से अलग बनाता है। तो दोस्तों वो किला क्या हो जाएगा, वो किला यूनेस्को उसे मान्यता दे देगी। ठीक है, यूनेस्को उसे मान्यता दे देगी, किसकी? वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। अब कैसे देगी मान्यता? सबसे पहले उसकी कुछ शर्तें होती हैं। उसकी शर्तें ये होती हैं दोस्तों, पहली शर्त उसकी ये होती है दोस्तों कि उस वो सभी वो एक फेमस फेमस उसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए। कहानी का मतलब जैसे जैसे हो सकती है, मान लो कोई किला है, उसकी कोई कहानी है, मतलब वो पुराने समय से बहुत रहस्यमय बताया जा रहा है और उसमें ये चीज़ है भी, तो इसलिए वो हो जाएगा एक रहस्यमय। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है कि जो वहाँ के जो वो जिस बना है, मतलब जैसे बना है वो, जैसे वो बना है मतलब, या तो वो कैसे भी बना हो सकता है। मान लो उसकी जैसे कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार ऐसा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ऐसी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, जो कैसे बनी है, जो जिसकी जो हल्की सी तिरछी है लेकिन वो बनी है। तो उसके पीछे क्या रहस्य है? तो दोस्तों, तो क्या कुतुब मीनार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी? ऐसे आप नहीं कह सकते होगी, लेकिन उसमें एक तत्व तो विद्यमान है, लेकिन उसमें तीनों तीनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब वो सभी शर्तों को फॉलो करनी चाहिए, तभी वो कहलाएगी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब मान लो मैं कह दूं कि कुतुब मीनार हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी। सबसे पहले यूनेस्को के जो संगठन होता है, पैनल होता है, वहाँ से लोग आएंगे, उसकी सब जांच करेंगे और उसके पीछे की संस्कृति जानेंगे और सब बताएंगे, मतलब जानने की कोशिश करेंगे। और अगर वो सब चीज़ों को फॉलो कर जाती है वो इमारत, तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी तो दोस्तों क्या क्या मिलेगा? तो उसे क्या क्या मिलेगा? तो आपके देश को सबसे पहले एक पहचान मिलेगी। मान लो इंडिया में कोई है, तो इंडिया को एक पहचान मिलेगी विश्व स्तर पर, सबसे पहली। ठीक है, दूसरी क्या होगी? दूसरी उसकी फंडिंग होगी, फंडिंग मिलेगी उसे। फंडिंग मतलब उससे धन मिलेगा यूनेस्को से, उसे सुरक्षित रखने के लिए या फिर उसे अच्छा करने के लिए, और साफ सफाई के लिए, और उसके जो भी संरक्षण कार्य है उसके लिए उसे धन मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके देश को ही मिलेगा। जब उसे मिलेगा तो देश को मिलेगा, सीधी बात है। और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा? जिससे देश विदेशों से लोग उसे देखने आएंगे। और पर्यटन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है आपका, मतलब इंडिया का, उसे क्या होगा? उसे बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, इस चीज़ से उसे लाभ मिलेगा आपके देश को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, मतलब इनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों, भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या है 38। ठीक है, अब इसमें 30 सांस्कृतिक स्थल हैं। सांस्कृतिक स्थल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो संस्कृति के लिए फेमस है, मतलब जिनकी संस्कृति बहुत उच्च स्तरीय है, संस्कृति के लिए फेमस है। ठीक है, और आपका प्राकृतिक स्थल का मतलब क्या है? मान लो वो कोई राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, मतलब
प्राकृतिक स्थल का मतलब ये है दोस्तों, जैसे वहाँ प्रकृति के संरक्षण का कार्य हो रहा हो, होता हो या हो रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक स्थल। और मिश्रित मापदंड स्थल में दोस्तों, और एक आपका है मिश्रित मापदंड स्थल। ठीक है, और मिश्रित मापदंड स्थल होता क्या है, ये इसमें सांस्कृतिक स्थल भी आएंगे आपके और प्लस प्राकृतिक स्थल भी आएंगे। ठीक है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। ठीक, चलिए अब चलते हैं। मतलब वहाँ संस्कृति का कार्य भी होगा, मतलब उसकी संस्कृति भी अलग होगी सबसे, और प्रकृति संरक्षण का भी कार्य हो रहा होगा वहाँ, तो वो आ जाएंगे मिश्रित मापदंड स्थल में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। इससे होने वाले लाभ क्या हैं, तो मैंने आपको अभी बताए ही थे। इससे होने वाले लाभ मैंने आपको बताए थे अभी, चलिए जान लेते हैं। तो विश्व धरोहर स्थल से होने के लाभ ये होंगे कि मान्यता साइट को जो मान्यता होगी, जो भी साइट है मान लो इंडिया में है, तो उसे देश भर में नई पहचान मिलेगी। ठीक है, दूसरा, साइट को अपनी सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक वैश्विक संस्था से धन मिलता है, जिससे देश का भी विकास हो सकेगा। देश का भी विकास हो सकेगा, साइट का तो हो ही सकेगा, देश का भी हो सकेगा। और एक बार सूचीबद्ध होने के बाद यह साइट पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करता है और राष्ट्र को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करता है। देखो दोस्तों, वही बात आ गई। अगर आपके कंट्री को फंड मिलेगा, देश को फंड मिलेगा, मान हाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपके देश में, तो उसे फंड मिलेगा तो कंट्री को भी फंड मिलेगा, सीधी बात है। तो उससे आपका आर्थिक लाभ होगा और इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी, और पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, पर्यटन को। तो मैंने आपको ये सब बता दिया। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो देश विदेश से लोग आएंगे, और देश विदेश से लोग आएंगे तो इकोनॉमी आपकी मजबूत होगी। ठीक है, तो इससे सब इकोनॉमी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों करते हैं महाराष्ट्र की बात। तो महाराष्ट्र में दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या है 3। सबसे पहली आती है दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं। ये जो गुफाएं हैं दोस्तों अजंता एलोरा की, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये गुफाएं। ठीक है, और इनमें जो गुफाओं की संख्या है, गुफाओं की जो संख्या है दोस्तों इनमें, वो है आपकी 31। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरी आती है इसमें एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं भी अजंता की गुफाओं से थोड़ी ही दूरी पर हैं। ठीक है, अब एलिफेंटा की गुफाएं क्या हैं? एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं उनकी ये खासियत है दोस्तों, वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित हैं। ठीक है, और इसमें गुफाओं की संख्या है दोस्तों कितनी? 34। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी। और दोस्तों तीसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो क्या है? जो एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन भी हो सकते हैं दोस्तों। मान लो कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ की विशेषता है वहाँ बहुत सफाई रहती है, और वहाँ सब काम मतलब सभी काम जो हैं वो पूरी व्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं, तो उस रेलवे स्टेशन को भी मान्यता मिल सकती है। ठीक है, अगर वो श्रेणी में आएगा इसकी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों हैं सबसे पहले आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला। अब आगरा का किला क्या है? इसकी जो विशेषता है दोस्तों वो क्या है आगरे के किले की? तो आगरे के किले की विशेषता ये है दोस्तों, ये जो है वो लाल पत्थर से बना है। किससे? लाल पत्थर से बना है ये किला। ऐसा कोई किला नहीं है जो लाल पत्थर से बना हो, वो केवल आगरा का किला है जो लाल पत्थर से बना है। ठीक है, और यहाँ पुराने समय का अब भी है सब चीज़, जैसे अष्टमहल हो गया, अष्टमहल यहाँ स्थित है अब भी। ठीक है, और दीवाने खास, जो आप जानते हैं इतिहास में बहुत आता है, दीवाने खास। ठीक है, और यहाँ दूसरा है दीवाने आम। यहाँ 3 चीज़ें ये हैं, और एक मैंने आपको लाल पत्थर से बनाया वो इसकी विशेषता बताई दी। और यहाँ दोस्तों है दीवाने आम भी है। ठीक है, दीवाने आम भी है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, और ताजमहल के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। तो ताजमहल दोस्तों सबसे पहले ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है।
7 अजूबों में से एक है, ठीक है, अजूबों में से एक है, ठीक है, ये तो पता। और ताजमहल को जो मान्यता मिली थी दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वो कब मिली थी? तो वो मिली थी दोस्तों 1853 में, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है ताजमहल में? ताजमहल में दोस्तों मुग़ल संस्कृति देखने को मिलती है, मुग़ल शैली में बनाई है, मुग़ल संस्कृति देखने को मिलती है यहाँ, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और है दोस्तों यहाँ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी यहीं पड़ता है, ये जो ताजमहल है, ताजमहल से ही थोड़ी दूरी पर है फतेहपुर सीकरी जो शहर है, वहीं पड़ता है ये, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान ही लिया, अब जान लेते हैं दोस्तों अगले राज्य के बारे में। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक में दोस्तों है सबसे पहले हम्पी में स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह। स्मारक जैसे दोस्तों यहाँ स्मारक एक क्रम से बने हैं, इनकी ये विशेषता है, जैसे ये स्मारक हो गया, ये है, ये है, ये है, मतलब बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे बनते चले गए, तो ये स्मारक बने हैं ऐसे वहाँ, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और पडक्कल में भी स्मारक बने हैं ऐसे ही, ठीक है। तो हम्पी में स्मारकों का समूह है कर्नाटक में, और पडक्कल में स्मारकों का समूह है, ठीक है। और ये स्मारक जो हैं दोस्तों वो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन, उनके पीछे बहुत कई रहस्य हैं उनके पीछे, ठीक है। तो इनको इसलिए मिली है मान्यता। तो दोस्तों हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है, तो इनके पीछे ये सब रीज़न है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं अगले राज्य के बारे में। तो अगला राज्य है दोस्तों उड़ीसा। अगला राज्य है दोस्तों उड़ीसा। तो उड़ीसा में केवल एक ही है, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उड़ीसा में उसका नाम है दोस्तों सूर्य मंदिर। उड़ीसा का है दोस्तों सूर्य मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, जिसे क्या कहते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सही है। अब यहाँ क्या है, यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ दोस्तों रथ का आकार है, मतलब पूरा जो मंदिर है उसके रथ के आकार का है। और दूसरा वहाँ मतलब उसी में 24 पहिए, मतलब पूरे रथ की तरह बना है वो, ठीक है। और वहाँ 24 पहिए भी हैं, उसी रथ के 24 पहिए भी हैं, ठीक है, जो मंदिर के रूप में बना है, ठीक है। तो इसकी ये विशेषता है। और ये दोस्तों किसने बनवाया था मंदिर? तो ये दोस्तों बनवाया था नरसिंह देव जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, नरसिंह देव ने, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, चलिए सही है। चलिए चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में दोस्तों दो हैं, एक है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। अब महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये किसने बनवाया था? ये पल्लव वंश के राजा ने बनवाया था, पल्लव वंश के राजा ने बनवाया था, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ भी स्मारक बने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वो, लेकिन और भी इसकी हिस्ट्री है कई पुरानी, अगर मैं वो आपको बताने बैठ गया तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में आप केवल ये जान लीजिए कौन से राज्य में कौन सा है, ये ही आता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अभी इतना ही पढ़िए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो और दूसरा है दोस्तों ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ठीक है। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर जो है वो दोस्तों चोल वंश के राजाओं ने बनवाया था, ठीक है, चोल वंश के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, ठीक है। इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है चोल वंश, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला चलते हैं। अगला है दोस्तों असम। असम में है दोस्तों सबसे पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने आपसे कही थी ये कि क्या है दोस्तों, ये है प्राकृतिक संरक्षण स्थल, ठीक है, ठीक है, ये प्राकृतिक संरक्षण स्थल है, इसलिए ये उसमें शामिल हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हो सकता है इसमें।
तो असम में दोस्तों केवल राष्ट्रीय उद्यान ही हैं जो शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो असम में सबसे पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, गेंडा, ठीक है। और क्या होता है? और क्या होता है? और अलग अलग, सबसे पहले तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों और भी यहाँ बहुत कई तरीके के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है। और मानस, मानस में भी दोस्तों मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस में बहुत छोटे छोटे प्रकार की पक्षी पाए जाते हैं, मतलब जो इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो वो पाए जाते हैं, इसलिए ये इस मारे प्रसिद्ध है, ठीक है। और कई ऐसे जानवर हैं यहाँ पाए जाते हैं जो पूरे भारत में कहीं देखने को ही नहीं मिलते, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है, मतलब अनोखा है, इसलिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। इसके पीछे ये रीज़न है, ठीक है। तो रीज़न भी थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। अब राजस्थान पे आ जाते हैं। तो राजस्थान में है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी दोस्तों तरह तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। और दूसरा है जंतर मंतर। जंतर मंतर, जंतर मंतर तो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जंतर मंतर कभी आप राजस्थान जाइएगा तो जंतर मंतर ज़रूर घूम के आइए। राजस्थान तो वैसे पूरा ही पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के पहाड़ी किले हो गए, जैसे जयपुर शहर हो गया। जयपुर दोस्तों पहला शहर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, पहला शहर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और क्या हो गया दोस्तों? और है राजस्थान के पहाड़ी किले, जैसे जैसलमेर का किला, जैसलमेर। और दोस्तों भानगढ़ फोर्ट। तो जितने भी किले हैं, तो दोस्तों वो सब राजस्थान के जितने भी किले हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सब, वैसे तो सभी किले हैं जो सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है। उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो वर्ल्ड में कहीं देखने को ही नहीं मिलती, ठीक है। उनकी संस्कृति ही ऐसी है, संस्कृति और बनावट और उनकी शैली है जो ऐसी है दोस्तों, वो कहीं देखने को ही नहीं मिलती, इसलिए राजस्थान के पहाड़ी किले हैं, ठीक है। तो कभी जाइएगा राजस्थान तो पहाड़ी किले ज़रूर घूमिए राजस्थान के, ठीक है। पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान। उसके बाद दोस्तों आता है गोवा। तो गोवा में दोस्तों चर्चों का रूपांतरण, गोवा में है चर्चों का रूपांतरण। चर्चों का रूपांतरण क्या था दोस्तों? तो गोवा में बहुत सुंदर सुंदर चर्च देखने को मिलते हैं, जो दोस्तों अंग्रेज जब रहते थे, अंग्रेज जब भारत पर राज करते थे, उस समय जो किले थे वो उस समय के किले हैं गोवा में, ठीक है। उस समय के किले बने हैं और उनकी जो शैली है वो ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ठीक है। और पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, ठीक है। वो सब देखने को मिलती है, तो इसलिए चर्चों का रूपांतरण है गोवा में। चर्च जो रूपांतरित होकर अंग्रेज़ों ने बनवाए थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों खजुराहो समूह के स्मारक, ठीक है। और सांची में बौद्ध स्मारक। और बौद्ध स्मारक वही है दोस्तों जो अशोक से संबंधित है, किससे? अशोक से संबंधित है, ठीक है। और हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के हो गए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है दोस्तों सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क दोस्तों जो है वो कहाँ बना है? वो सुंदरबन डेल्टा में बना है। सुंदरबन डेल्टा जो बांग्लादेश और इंडिया को जोड़ता है, सुंदरबन डेल्टा वहाँ बना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें बहुत सुंदर नेशनल पार्क है ये, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों केवल एक ही है, वो है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है उत्तराखंड में। अब चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ, ठीक है। तो अगला राज्य है दोस्तों दिल्ली। तो दिल्ली में है दोस्तों सबसे पहला हुमायूं का मकबरा, ठीक है। दूसरा कुतुब मीनार, मैंने आपको बताया ही था। पर कुतुब मीनार मैंने आपको ये बताया था जब पढ़ा, शुरू में बताया था कि क्या कहते हैं वो केवल एक ही विशेषता के कारण नहीं हो सकती, लेकिन जो कुतुब मीनार है दोस्तों उसमें तीनों विशेषताएं हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था कि आप पता करें कि कुतुब मीनार है भी नहीं, तो इंटरेस्ट लें उससे जानने में, ठीक है। तो कुतुब मीनार है, ठीक है। और है लाल किला। लाल किला तो बहुत ही बड़ा बना है, दिल्ली कभी जाइए तो देख कर आइए, लाल किला बहुत बड़ा बना है, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में दोस्तों है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। इसमें क्या है दोस्तों, जो हमारे भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे जो, उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने यहाँ बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष जो है यहाँ इसके नीचे बैठकर तपस्या करी थी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत पुराना वृक्ष है और यहाँ बहुत मान्यता है इसकी, और भी इसके कई रीजन है, इसलिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, और है नालंदा। नालंदा क्या था दोस्तों, नालंदा एक विश्वविद्यालय था, बहुत पुराना विश्वविद्यालय और बहुत फेमस। ठीक है, तो इसे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने लूट लिया था, और बताते हैं जब ये लूटा था तो यहाँ मतलब जब इसमें आग लगाई गई थी तो यहाँ इतनी किताबों की संख्या थी, इतने ग्रंथ थे यहाँ की, 6 महीने यहाँ आग जलती रही थी। ठीक है, तो ये बताया जाता है इतिहास में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों बिहार, गुजरात। गुजरात में है दोस्तों सबसे पहला चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। ठीक है, दूसरा है दोस्तों रानी की बाग। ठीक है, और तीसरा है अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद दोस्तों दूसरा शहर था भारत का जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और रानी की बाग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो नोट पर भी छपी होती है। अब आप ये बताइए कि जो रानी की बाग है वो कौन सा नोट है जिस पर छपी होती है, जिसके पीछे छपी होती है, बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की तरफ आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जानना है। अब दोस्तों अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य है दोस्तों सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये किसके नाम पर पड़ा था, इसका नाम जब नेशनल पार्क पढ़ाए थे तब मैंने पढ़ाया था, तो इसका नाम दोस्तों पड़ा था जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सही है दोस्तों, चलिए चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। तो चंडीगढ़ में है दोस्तों ली कार्बूजिए का वास्तुकला कार्य। तो दोस्तों जो ली कार्बूजिए थे दोस्तों, उन्होंने उनका जो वास्तुकलाकार था, वास्तुकला का मतलब उन्होंने जो इमारतें और उसकी जो वो तैयार करी थी, तो वो दोस्तों ऐसी है जो कहीं देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए इसका ये रीजन हो गया, और भी इसके कई रीजन है। ठीक है, तो इसलिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरी ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से टॉपिक पढ़ना है, और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, अगर आप देखेंगे 1 से 2 बार तो आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपकी जो क्लास टाइमिंग है दोस्तों वो मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, तो आपकी जो करंट अफेयर्स हुआ करेगी दोस्तों, क्योंकि टाइमिंग सही बन नहीं पा रही थी इसलिए मुझे चेंज करनी पड़ी। तो करंट अफेयर्स दोस्तों हुआ करेगी आपकी 9 बजे सुबह, और आपकी स्टैटिक जीके हुआ करेगी शाम को 9 बजे। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, 9 बजे सुबह करंट अफेयर्स पढ़ो और 9 बजे शाम को स्टैटिक जीके पढ़ो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, और करंट अफेयर की वीडियो भी इसके बाद आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।